स्वागत दोस्तों, आगे चैनल से आगे सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने छप्पर जीत हासिल की है। बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक तरफा मिला है समर्थन और भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा है आंकड़ा। इसी के साथ में चलेंगे एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पूर्णिया के अंदर पप्पू यादव को लेकर एक नई बड़ी अपडेट आई है। क्या जेल से बाहर आ रहे हैं पप्पू यादव और इसके बाद क्या होगा, कुछ नया बड़ा मामला बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर हरदीप पुरी को लेकर एक के बाद एक कई सारे बड़े सवाल दागते हुए नजर आए कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा। बताएंगे कौन कौन से नए बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ में एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें तेलंगाना के निकाय चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। तेलंगाना के टोटल नगर निगम की 116 सीटों में से 115 को लेकर जो नतीजे घोषित किए गए हैं, उसमें से कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीआरएस पार्टी यानी भारत राष्ट्र समिति केसीआर की पार्टी को केवल 12 सीटों का समर्थन मिला है। बीजेपी को केवल 1 पर जीत मिली है और हंग असेंबली कहे जाने वाले लगभग 12 नगर निगम है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटें जीतकर एक तरफा जीत हासिल की है दोस्तों। क्योंकि बैलेट पेपर से यहां पर इलेक्शन हुए थे तो नतीजा एकदम कांग्रेस पार्टी के फेवर में रहा और बैलेट एक ऐसा भूत है दोस्तों जिसे देखकर बीजेपी वाले भाग जाते हैं। यही बड़ा कारण था कि तेलंगाना के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए गए, तो रिजल्ट जो है वो ये कि 115 नगर निगमों में से बीजेपी केवल 1 जीत पाई। तो इससे पता चलता है कि बैलेट पेपर और बीजेपी वाले दूर दूर तक एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं देते। और वार्ड की बात करें तो 2445 वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 1310 वार्ड पर जीत हासिल की है। बीआरएस ने 681 और बीजेपी 232 पर, यानी भारतीय जनता पार्टी का कुछ अता पता यहां है नहीं। अपनी राय जरूर लिखता है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जहां पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि कई सारे मामले को लेकर इन्हें जेल में बंद किया गया था, लेकिन काफी दबाव के बाद अब इन्हें जेल से छोड़ा गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार पप्पू यादव को जेल से छोड़ दिया गया है। तीनों के तीनों मामले में जमानत मिल गई है, जल्द जेल से बाहर आएंगे। और प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को पप्पू यादव के साथ में मजबूती से खड़ा होने के लिए बोला था, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव और लगातार हो रही चर्चा के बाद पप्पू यादव को छोड़ा जा रहा है दोस्तों। ऐसे में संसद का जो अगला सेशन शुरू होने वाला है 9 मार्च से, उसमें शामिल होते हुए पप्पू यादव नजर आएंगे और अपनी बात जरूर रखेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरदीप पुरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी एफटीन से ज्यादा बात नहीं हुई, केवल 1-2 मेल हुए थे और 3-4 बार मुलाकात हुई थी। ये सरासर झूठ है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि हरदीप पुरी ने एक और इंटरव्यू में कहा कि मैंने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगा। ये बात भी झूठ है, क्योंकि हरदीप पुरी खुद पूछते हैं कि जेफरी एफटीन कैन आई सी यू, क्या मैं तुमसे मुलाकात कर सकता हूँ? जेफरीन आर यू इन टाउन, क्या तुम शहर के अंदर हो? जब जेफरीन और हरदीप पुरी की मुलाकात हुई तो उससे पहले जेफरीन से हरदीप पुरी ने मिलने का टाइम भी मांगा था, यानी अपॉइंटमेंट मांगा था। हरदीप पुरी ने ये बात एफटीन फाइल में लिखी हुई है दोस्तों। जब हरदीप पुरी ने कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगा तो फिर ये सब क्या था, ये सवाल पूछ रहे पवन खेड़ा। और उन्होंने कहा कि मोदी का दबाव था कि जाइए और एफटीन से मिलिए। इसका जवाब जरूर देना चाहिए। 2014 से 16 के बीच में भारत के 3 राजदूत अमेरिका में रहे। सवाल यह है कि आखिर किसके निर्देश पर रिटायर हो चुके हरदीप सिंह पुरी को एफटीन से मिलने के लिए भेजा गया था? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा की ओर से ये सवाल पूछे गए दोस्तों, और वो सारे सबूत साथ में लेकर आए हुए थे। इससे पता चलता है कि एफटीन फाइल को लेकर जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, इन खुलासों से हरदीप पुरी तो बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि हरदीप पुरी से जुड़कर तारे और कहीं आगे बढ़ने वाली है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु के सलेम के अंदर तमिलका वेत्री कजगम यानी टीवी के पार्टी के चीफ विजय की रैली में शुक्रवार को 37 साल के एक समर्थक की हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के रहने वाले सूरज टीवी के चीफ विजय से मिलने के लिए गया था। वो रैली के दौरान सीने में दर्द की शिकायत करने के बाद गिर पड़ा और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सूरज की मौत हो गई। वह कई सालों से सलेम में रह रहा था और पुलिस ने बताया कि सूरज की कुछ समय पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी और पुलिस केस दर्ज करके जांच पड़ताल की जा रही है। इस घटना पर विपक्ष ने एआईएडीएमके ने टीवी के पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि थालापति विजय का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जब भी ये आते हैं रैली करने के लिए, कुछ लोगों की मौत हो जाती है। इससे पता चल रहा है कि ये अपने समर्थकों के बारे में कोई चिंता नहीं करते। इनको केवल राजनीति से मतलब है, क्या केवल पावर चाहिए और इसीलिए आकर ये राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके दोनों के निशाने पर थालापति विजय है, क्योंकि थालापति विजय तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशांत किशोर का इनको साथ मिला हुआ है। तो उसके बाद ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है और जिस पैटर्न में नरेंद्र मोदी का 2014 में कैंपेन चल रहा था, उसी पैटर्न में ये कैंपेन यहाँ पर आप लोग थालापति विजय का देख सकते हैं दोस्तों। वही एक तरफा आकर भाषण देना, यानी जनता से सवाल जवाब करने की जगह जनता को एक तरफा भाषण देना, वो भी लिखा हुआ भाषण पढ़कर भाषण देना और प्रभावित करना, उस पैटर्न पर काम चल रहा है दोस्तों। इसके बाद लोगों की मौत के मामले को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे। थालापति विजय से एक तरफा आते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, कभी किसी डिबेट में शामिल नहीं होते, बताते नहीं है उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, केवल लोकप्रियता के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जो पैटर्न को बता रहे हैं, अब ये ज्यादा चलने वाला है नहीं, देश के अंदर लोग सवाल जरूर पूछते हैं और थालापति विजय को जवाब देना
पड़ेगा कि उनके समर्थकों की मौत एक के बाद एक रैलियों में हो रही है, तो उनकी तैयारी इतनी खराब कैसे है कि उनके समर्थकों की जान चली जा रही है, जो उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय यानी पीएमओ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिवालय एनएससीएस और कैबिनेट सचिवालय काम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय आज से रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ शिफ्ट हो गया है, यानी नए एड्रेस पर शिफ्ट हो गया है दोस्तों। और ये जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। जो नरेंद्र मोदी करते हैं, हर जगह का नाम बदल देते हैं दोस्तों और धार्मिक तौर पर रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अब नरेंद्र मोदी के कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सा एरिया है दोस्तों, कई सारे इसमें घर बताए जा रहे हैं, कई सारे कमरे बताए जा रहे हैं, कई सारे ऑफिस बताई जा रही हैं। ब्रिटिश काल की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में आखिरी कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री का ऑफिस 1947 से साउथ ब्लॉक में रहा है। ये इमारत करीब 78 साल पुरानी रही है और 2014 से नरेंद्र मोदी इसमें काम करते थे, लेकिन कहते हैं कि ये ब्रिटिश शासकों का प्रतीक है, इसी को हटाकर अब नया सेवा तीर्थ बनाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें राज्यसभा में शुक्रवार को नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान देते हुए भाषण देते हुए जो बातें बोली उसे संसद के कार्यवाही से हटा दिया गया और सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। तब खड़गे ने अपनी बात कहने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय मैंने शुरू में कहा था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाने का होता है, एक बेहतरीन अवसर होता है, लेकिन इस भाषण में वह परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए मैंने अपना बात व्यापक रूप से रखा। लेकिन राज्यसभा की वेबसाइट पर मैंने देखा तो मेरे अभिभाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना कारण बताए हटा दिया गया। मैंने अपने भाषण में तथ्य सहित बड़ी बातें कही, सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जो नेता विपक्ष का काम होता है। मेरी जिम्मेदारी है मैं आईना दिखाऊं। मुझे लगता है कि ये नीतियां भारत के जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। खड़गे ने कहा कि उन्होंने कुछ भी असंसदीय नहीं कहा, इसके बावजूद उनके भाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हटा दिया गया। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर किसके कहने पर ये भाषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा हटा दिया गया। नेता विपक्ष संसद का इंटीग्रल पार्ट होते हैं, यानी अविभाजित पार्ट होते हैं, और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर नेता विपक्ष नहीं होंगे तो सरकार की पॉलिसी और सरकार के नीतियों का विरोध कौन करेगा, या फिर उसकी खामियां कौन गिनवाएगा। जब नेता विपक्ष खामियां गिनवा रहे हैं तो उनकी बातों को संसद की कार्यवाही में क्यों नहीं शामिल किया गया, वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड किया गया? ये तो सीधा सा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए दोस्तों। उन्होंने स्पीकर से सवाल पूछा है, हालांकि इस पर स्पीकर से कोई स्पष्ट जवाब तो मिला नहीं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन यादव को पुलिस ने बाराबंकी में हिरासत में ले लिया है, ऐसी जानकारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाराबंकी के सफदरजंग इलाके में हिरासत में लिया और पुलिस ने ये शुक्रवार को जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक यादव को सफदरजंग इलाके में उस वक्त रोका गया जब वो अपने कुछ साथियों के साथ इलाके से गुजर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें तुरंत चिकित्सा के लिए जांच करवाने के लिए बड़ा गांव के एक सामुदायिक भवन में ले जाया गया, जहां पर उनका जांच करवाया गया और कड़ी सुरक्षा में लखनऊ लेकर आया गया है। मनोज यादव कथित तौर पर पिछले 2 दिनों से संदिग्ध हालत से लापता बताए जा रहे थे। उनकी पत्नी ने लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 48 घंटे से अपने ठिकाने पर नहीं थे, जिसे लेकर चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई थी। सफदरजंग थाना प्रभारी अमन कुमार चौरसिया ने कहा कि सपा के नेता के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस ने इसी मामले के सिलसिले में उनको हिरासत में लिया है। कुल मिलाकर 200 हिरासत में लिया पुलिस ने, तो इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया कि परिवार के लोगों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई और अचानक हिरासत में लिया गया और ये जाने माने प्रवक्ता है, तो ऐसे में इनके गायब होने के बाद काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली, विरोध देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक एक करके सारी बड़ी अपडेट की तरफ, आगे भी आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर किया।